नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगबीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है वो 10वीं क्लास के लॉन्ग क्वेश्चन का है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपका ओम के नियम को सिद्ध करना है। दूसरा दृष्टि दोष के बारे में बताना है। तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे जो हो गया वह मतलब लेंस लेंस सूत्र को सिद्ध करना है। और दर्पण सूत्र है। चौथा नंबर मानव नेत्र हो गया, विद्युत मोटर हो गया, और यहाँ से का विद्युत जनित हो गया, प्रतिरोधों का समूहन हो गया। और उसके बाद हो गया आगे नंबर क्वेश्चन आपका 9 नंबर हो गया प्रतिबिंब क्या है, और हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान देना दे रहे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे तरफ से वीवीआई गेस है, जिसे आप किसी तरह अभ्यास कर लेंगे। आज के वीडियो में जो है हम ऊपर से 5 क्वेश्चन, 1 से 5 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसे देखेंगे। और जैसे जैसे यहाँ पे नोट्स में आपको समझाया गया है वैसे ही आप लोग इसे याद कर ले, किसी तरह कंप्लीट कर ले, तो कि बोर्ड परीक्षा में सहूलियत हो लिखने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ओम के नियम। ओम के नियम को लिखे एवं इसे सत्यापित करें। इस क्वेश्चन को हम लोग इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ओम का नियम। यहाँ से आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम का यहाँ पे सत्यापन यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हो गया आपका ओम के नियम, ओम के नियम में क्या कहा, ओम के नियम में नियत ताप पर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ देता है कि ओम के नियम में क्या नियत रहता है। तो ताप, दाब, सांद्रण इत्यादि लिखेगा तो आपको ध्यान रखना है नियत ताप। नियत ताप पर किसी चालक से नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। धारा किसके समानुपाती होगा, तो विभवांतर से। और उसमें नियत क्या रहेगा कि ताप रहेगा। यदि ताप नियत हो तो उसको, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे कहा गया आई समानुपाती भी, तो समानुपाती साइन हटाएंगे तो इसका नियतांक आपका बटा में आर हो जाएगा। तो ओम का नियम का सूत्र हो जाएगा आई बराबर भी बटे आर, आई बराबर भी बटे आर हो गया। जहां आर को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध नियतांक कहेंगे। इसके क्या होगा, इसके बारे में विश्लेषण हम लोग यहाँ से अब लिखना प्रारंभ करेंगे। सन 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार से में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उनके बीच में आरोपित विभवांतर के बीच में सत्यापन किया, द्वारा संबंध का पता लगाया। समझे। तो ओम के नियम का सत्यापन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये 5 नंबर के टॉपिक होते हैं। कभी कभी 2 नंबर में आपको पीछेगा तो डायरेक्ट आपके ओम के नियम लिख देंगे और यहाँ तक यहाँ क्या करेंगे, जहाँ आर नियतांक है इतना ही देने से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर के टॉपिक में आपको लिया है। तो ओम के नियम का सत्यापन हम लोग यहाँ पे समझेंगे किस तरह से ओम के नियम का सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे कि एक परिपथ बना हुआ है, परिपथ, और यहाँ पे क्या है, इस परिपथ में ऐसे धारा धारा जो है यहाँ पे धारा का संकेतिक को दिखाया गया है कि धारा यहाँ से बह रही है। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है भी, जिसका संकेतिक है जो विभवांतर को नापेगा। यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे सेल है, यहाँ पे एमीटर है जो विद्युत धारा को सूचित करेगा। तो यहाँ पे इसके हमने भाषा को हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे नोट किया गया, विद्युत परिपथ में एक शुष्क सेल लगा हुआ है जो परिपथ में धारा को प्रवाहित, परिपथ में धारा प्रवाहित इसमें कराता है। यदि स्विच एस को बंद कर दे तो धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिपथ में लगे अमीटर ए जो धारा को मापता है, यहाँ पे ये जो लगा हुआ धारा को मापता है, तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरों पी और क्यू के बीच, यहाँ पे जो तार है वो नाइक्रोम का तार है, पी एवं क्यू के बीच में वोल्ट मीटर भी यहाँ पे ऊपर में लगा हुआ है, सिरों के बीच में विभवांतर मापने के लिए लगा दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे आगे का भाषा, ये कि इसमें एक से अधिक सेल लगाने पर प्रत्येक बार परिपथ में एक ही अनुपात भी बटे आई प्राप्त होता है। एक ही अनुपात, यदि हम से इसमें परिपथ में सेलों की संख्या बढ़ाते जाए और तो इसमें पाएंगे कि प्रत्येक बार एक ही अनुपात भी बटे आई प्राप्त होता है। अब यदि विभवांतर तथा धारा को क्रमशः एक्स और वाई अक्ष पर लेकर हम ग्राफ खींचे तो वैसा ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो यह सरल रेखा ग्राफ मिलेगा, सरल रेखा ग्राफ मिलेगा, सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि क्या, विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या किया गया कि धारा को Y अक्ष पे और यहाँ पे क्या किया गया, विभवांतर को X अक्ष पे रखकर ग्राफ खींचा गया, तो इस प्रकार से कुछ रेखा प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग V समानुपाती I यहाँ पे संकेत में लिख दिया है। ये आपके ओम के नियम से
5 नंबर के टॉपिक है। इसे आप एक बार और शुरू से यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है कि ओम के नियम, ये आपको देख लीजिए। आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम तो समझा ही दिए, कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका जो हो जाएगा वह दृष्टि दोष क्या है एवं उसके उपचार बताने हैं। तो दृष्टि दोष करने का मतलब क्या है, एक विकार है। दृष्टि दोष एक प्रकार का विकार है। दृष्टि दोष एक प्रकार का विकार है जो आंखों में उत्पन्न होता है। तो यहाँ से इसका डिफिनेशन हम देखेंगे। नेत्र क्या करता है, नेत्र दूर या निकट, नेत्र क्या है, नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तु का जब स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब मानव नेत्र जब दूर या निकट इस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो उसे क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार से हम यहाँ पे सीखेंगे। एक नंबर में आपका होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तो शॉर्ट साइटनेस और इसे मायोपिया भी कहा जाता है इंग्लिश में। जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, निकट है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट है तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। दोष के कारण क्या होते हैं से इसको जानेंगे। इस दोष का क्या कारण हो सकता है, इस दोष का कारण क्या होगा, मुख्य रूप से नेत्र गोलक का लंबा होना या नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा होता है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी यहाँ पे बढ़ जाता है, जिस कारण से यह दोष होता है। यहाँ दूसरा नंबर जो हो सकता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिसे फोकस दूरी का घट जाना। अवतल लेंस का उपयोग करके हम इस दोष को दूर करेंगे। यदि ऐसा निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में व्यवहार किया जाता है, चश्मे में लगाया जाता है और इस दोष को दूर किया जाता है। चलिए अब आपके दूसरा दृष्टि दोष जो हो गया वह है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष इसमें फार साइटनेस और हाइपरोमेट्रोपिया। जब निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि से तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, दोष के कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जिससे जिससे नेत्र और रेटिना के बीच का दूरी घट जाना या कम हो जाना। आपके नेक्स्ट आपको हो जाएंगे नेत्र नेत्र लेंस का पतला हो जाना जिससे फोकस दूरी का बढ़ जाना। ये आपके दो दोष के कारण होते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करेंगे। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा इसमें। जरा दीर्घदर्शिता प्रेस बायोपिया को कहेंगे हम लोग क्या चीज, जरा दर्शिता। तो यहाँ से क्या कहें, वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक घट जाने, सिरड़ी मांसपेशियों की क्षमता घट जाने के कारण जरा दूरदर्शिता का दोष उत्पन्न होता है। सिरड़ी मांसपेशियों की क्षमता घट जाने से और नेत्र लेंस की लचक घट जाने से होता है। उपचार इसका हम लोग कैसे करेंगे, चश्मे में एक साथ दो लेंस दूर की वस्तुओं की और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग बाईफोकल लेंस कहेंगे। इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लागू होता है, इसलिए इसे हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। अबिंदुकता पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अबिंदुकता क्या है। तो अबिंदुकता जो हो गया आपका उसे मतलब एस्टिग्माटिज्म हो जाएगा। यह दोष क्षैतिज तथा उदग्र तलों में कॉर्निया की वक्रता असमान होने के कारण उत्पन्न होता है। कॉर्निया की वक्रता असमान होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी गई क्षैतिज एवं उदग्र रेखाएं समान रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। समान रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे, गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग कर इस दोष को दूर किया जाता है। गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे जो मस्ट और वीवीआई क्वेश्चन आपका हो गया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को हम लोग यहाँ पे कैसे सिद्ध करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, समझे। तो यदि आपको ये वीडियो अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट लिस्ट में आप डालिएगा, तो इसे हम लोग मतलब कि बोर्ड पे बढ़िया से डिटेल से समझा करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो दर्पण सूत्र हो गया 1/v बराबर 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u।
या इसे हम लोग भाषा में लिख दिए, यू को क्या कहेंगे वस्तु की दूरी, भी को प्रतिबिंब की दूरी, और ये फोकस दूरी में संबंध को स्थापित करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक दर्पण लिया गया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ पे लिया गया है, एम से एन तक आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये दर्पण है। और यहाँ से दो प्रकाश की किरणें किसी के भी सूत्र दर्पण हो या लेंस हो, शुद्ध के सिद्ध करने के लिए या किरण आरेख बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के दो किरणों को लिया जाता है। तो यहाँ पे ए भी एक वस्तु है, तो ए बी से एक किरण तो प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर है जो फोकस से गुजर रहा है, और ये वक्ता केंद्र की दिशा में गुजर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे डीई जो है वो प्रतिबिंब बना रहा है, डीई प्रतिबिंब बना रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जो जो किए हैं वैसी को भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएन एक अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष ओपी के समानांतर मध्य बिंदु ध्रुव पी है, एबी से दो प्रकाश की किरणें निकट से निकलती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद ई बिंदु पर मिलती है, जिसे हम लोग एबी का प्रतिबिंब डीई कहेंगे। डीई जो क्या बना हुआ, एबी का प्रतिबिंब है। आगे आपका हो गया, इस फिगर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज के समरूपता के नियम से हम लोग कुछ वैल्यू आउट करेंगे। तो क्या होगा, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, उसके समरूप हो जाएगा सी डी ई हो गया, दोनों समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे हो जाएगा डीई बराबर बी सी बटे क्या हो जाएगा सी डी, ये आपका एक रिलेशन आपके हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे सी डी आपका हो जाएगा। ये मतलब कि ए पहले कि त्रिभुज से समीकरण दो आपको यहाँ पे बना दिया गया है, समझे, दो बना दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट आपको हो जाएगा यहाँ से कि एक त्रिभुज यहाँ से हम लेट कर लिए कि एफ ओ जी बराबर हो जाएगा डी ई एफ। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बटा में जब ए लिखेंगे तो जी ओ बटे डी ई बराबर एफ ओ बटे डी एफ करके यहाँ से हम लोग लिख देंगे, एफ ओ बटे डी एफ लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग हम ऑब्जर्व करें कि ये जो ए बी है, ए जी और बीपी एक दूसरे के समानांतर है, तो ए बी बराबर हो जाएगा जी ई, दोनों के बीच की लंबाई बराबर होगी। तो ए बी के जगह पे जी ई लेने पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे जी ओ बराबर डी ओ। यहाँ पे क्या किया कि समीकरण एक और दो हम लोग यहाँ पे तैयार किया, समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया समरूपता के नियम से। तो अगर हम ए बी के जगह पे जीओ रख देते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा, दोनों बराबर भाग हो जाएंगे। तो एफ ओ बराबर एफ डी बराबर बी सी बटे सी डी, ये आपको हो जाएंगे। अब सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, इसलिए एफ ओ तो ठीक है। और यहाँ पे बी सी, तो बी सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो फिगर में चलेंगे देखेंगे बी सी। तो बी सी जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है बी सी, तो इसको क्या करेंगे हम ओपी से नापेंगे, तो क्या हो जाएगा ओ बी, और बी सी लाना है तो ओ बी में से हम लोग ओ सी घटा ओ सी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, उसी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसी को माइनस कर दिए, यहाँ पे आपको लिख दिया गया बी ओ माइनस सी ओ हो गया। वैसे ही आपका सी डी होगा तो ओ सी माइनस ओ डी, इसको भी हम लोग माइनस करके लिख लिया। अब सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, साइन का ध्यान रखेंगे। ये आपका जो बिंदु हो गया प्रधान अक्ष का, ये जो प्रधान अक्ष पर एक लंबवत रेखा हो गया, तो सब दूरियां इधर है, वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब भी आपका इधर बना और उल्टा बना, तो इसलिए आपका हो जाएगा फोकस दूरी आर, सभी का मान माइनस में ही होगा। तो सबका वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, सबका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। आपको लिख दिया गया यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए, ओ बी जो हो गया माइनस यू वस्तु की दूरी हो गया, डी ओ माइनस भी प्रतिबिंब की दूरी है, एफ ओ बराबर माइनस सी फोकस दूरी है, और सी ओ बराबर माइनस चार वक्ता त्रिज्या का। इस सभी का मान यहाँ पे कैलकुलेट करने पर, सभी का मान यहाँ पे डालने पर आपका कुछ इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन मिलेगा। माइनस मिला तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे बनना है माइनस सी एफ अब बटा माइनस माइनस प्लस भी एफ, और यहाँ पे माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटा इतना, क्रॉस गुना करने पर आपका कुछ इस प्रकार से मिल के आ रहा है। इस प्रकार से आपको सिंपल करने पर आपका मिलेगा। दोनों तरफ अगर यूवीएफ से भाग दे दिया जाए, दोनों तरफ यूवीएफ से भाग दे दिया जाए, तो भाग देने पर क्या मिलेगा, तो ये भी आपका क्लियर है। यूवीएफ से भाग देंगे तो वी एफ कट जाएगा, तो 1/u बचेगा, और वहां पे बराबर में हो गया वी यू कटेगा तो 1/f बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा 1/fu बचेगा। तो इसको सिंपल करने पर आपको कुछ इस प्रकार से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपका दर्पण सूत्र जो है वो प्रूव होता है, दर्पण सूत्र प्रूफ होता है। तो कैलकुलेशन आप इसको करके आप इसको फ्रेश एंड फाइन समझ सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है
आसान है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है समझना। एक बार हम आपको फिर से इसको दिखवा देते हैं। ये आपको हो गया आधा, और यहाँ से क्या करेंगे, फिर समरूपता के नियम अप्लाई करके यहाँ से फिर हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये आपका क्लियर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर के टॉपिक आपका यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा मानव नेत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा मानव नेत्र। मानव नेत्र जो है वो क्या है? तो मानव नेत्र में कहा दिया गया कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डिटेल से आपको समझा दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया कुछ इस प्रकार से मानव नेत्र का फिगर आपको बताया गया है। सबको इसी में समझ लेंगे हम लोग। तो मानव नेत्र का जो इस प्रकार से ऊपरी वाला जो भाग है वो श्वेत पटल है, जिसे हम लोग एस्केलेटिंग कहेंगे, एस्केलोरेटिक एस्केलोरेटिक कहेंगे। और उसके पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, इसमें कोरवाइड कहेंगे, कोरवाइड कहेंगे। कोरवाइड के करेगा आगे आके दो भागों में बढ़ जाता है। कोरवाइड कितने भागों में बटेगा, दो भागों में। तो ये जो आगे जो नेत्र लेंस को लटका के रखेगा उसके पक्षमावी कहेंगे, और आगे की ओर ये थोड़ा सा जो उभरा हुआ है ऐसे करके उसे हम लोग कहेंगे आइरिस। आइरिस कहा जाता है। आइरिस के बीच में क्या होता है आपका, पुतली होगा, पुतली। कॉर्निया जो नेत्र का आगे वाला उभरा हुआ भाग हुआ वो सब कॉर्निया होगा। और कॉर्निया और यहाँ पे हो जाएगा नेत्र लेंस के बीच के भाग का, जिसे हम लोग कहेंगे नेत्रोद। खचाव जो होगा एक प्रकार का द्रव है जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग है। रेटिना जो आपका हो जाएगा नेत्र लेंस के सामने होता है पीछे की ओर रेटिना, जिसे दूसरे नाम दृष्टि पटल से भी जाना जाता है। और नेत्र गुल्लक का भाग लगभग गोलीय होता है। नेत्र गुल्लक का व्यास आपको बताया थे 2.3 सेंटीमीटर का व्यास होता है। तो आँख के इसमें यह आपका फिगर होगा, इसे हम लोग जानेंगे। तो नेत्र गुल्लक क्या है? नेत्र गुल्लक क्या है? एक प्रकृति प्रदत्त अद्भुत प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी बनावट है, इसके बिना हम लोग दुनिया में किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकाश होने पर भी नेत्र होना जरूरी है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग नेत्र के बारे में एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पॉइंट हो गया, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को अपारदर्शी होता है, चमड़े की बनी होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है, स्क्लेरोटिक कहा जाता है। तीसरा नंबर आपका जो हो गया, आपका हो गया श्वेत पटल का अगला जो भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, उभरा पारदर्शी भाग होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से ही नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। कॉर्निया से ही अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होगा, तो कॉर्निया से होगा। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, जिसे कोरवाइड कहते हैं। कोरवाइड भूरा रंग का होता है और गहरा होता है। कोरवाइड आगे आकर दो परतों में बढ़ जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली पेशीय डायफ्राम के रूप में होती है, जिसे परितारिका कहती है। सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, परितारिका कहती है। परितारिका ही क्या करता है, प्रकाश के परिणाम को घटाता और बढ़ाता है। पिछले वाली जो परत होती है वो पक्षमावी होती है, पक्षमावी होती है, जिसे सिलरी मांसपेशियां कहेंगे, या क्या कहते हैं, यहाँ नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। नेत्र लेंस को कौन लटका कर रखेगा, तो सिलरी मांसपेशियां। सिलरी मांसपेशियां का काम है नेत्र लेंस को लटका कर रखना। यही नेत्र लेंस के फोकस दूरी में बदलाव करता है और रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आप आइरिस और परितारिका के बारे में समझ गया। नेक्स्ट आपका हो गया नंबर 5 में आपका हो गया क्या चीज, जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, क्रिस्टलीन लेंस भी कहते हैं वो आपका नेत्र में लगा होता है, समझे। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस। यह कैसा होता है, तो मुलायम होता है और पारदर्शक होता है। और किसका बना होता है, तो स्फट यहाँ पे जिलेटिन का बना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका हो गया क्या चीज, तो नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है, जिसकी संवेदना मस्तिष्क को प्रकाश स्नायु द्वारा होती है। आगे आपका जो हो गया वो हो गया क्या पॉइंट, तो आपका हो गया, जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, जो प्रकाश स्नायु द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। यही आपको समझा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या आपका यहाँ पे जानकारी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पॉइंट नंबर 9 जो आपका हो गया क्या हो गया, पॉइंट नंबर 9 आपका कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग को हम लोग जलीय द्रव नेत्रोद कहते हैं।
नेत्रोद नेत्रोद कहेंगे। नेत्र और रेटिना के बीच के भाग को क्या कहेंगे? कचाप कहेंगे। और आपका लास्ट पार्ट है पुतली परितारिका के बीच का छेद होता है जिसे अभिमुख या पुतली या पुपिल कहते हैं, ये काला होता है। तो ये इस प्रकार से आपके मानव नेत्र में इतना आप लिख सकते हैं, अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या है, तो हम लोग देखते हैं। इस प्रकार 5 आपका वीवीआई फिजिक्स का जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया था, 10 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हो गया। ये 5 क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं। और 5 क्वेश्चन जो आपका हो गया वो भी वीवीआई क्वेश्चन ही है फिजिक्स का, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। विद्युत मोटर, विद्युत जनित, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, प्रतिबिंब और हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को ध्यान देते। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बोर्ड परीक्षा में इससे बहुत ही सहूलियत होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।